नमस्कार। न्यूज ओशन में मैं नंदिता गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज देश की कौन सी जरूरी खबर मैं आपके लिए लाई हूँ, देखिए जरा। कहते हैं दुनिया गोल है और आज न कल वापस चीजें घूमकर ठीक उसी जगह पर लौट आती हैं। दोस्ती दुश्मनी का खेल भी बिल्कुल इसी तरह का है। मालदीव और बांग्लादेश कभी अच्छे दोस्त थे, फिर दुश्मन बने, फिर दोस्त बनने जा रहे हैं। कभी कभी दोस्ती दुश्मनी का खेल भी कितना अजीब सा हो जाता है। जिसको दुत्कारते हैं उसी से मदद मांगते हैं। और आज इन दो देशों के उदाहरण से आप ये समझ सकते हैं। और ये वो दो देश हैं जो कि कुछ समय पहले तक भारत को भी आंखें दिखा रहे थे, भारत से खुलकर दुश्मनी मोल रहे थे, भारत को अपने आगे कुछ भी नहीं समझना चाहते थे। मगर आज मुश्किलों में फंसे तो इनको अपनी हैसियत का पता चल गया है। ईरान जंग में संकट ने ऐसा जकड़ा है कि इन दोनों को अब भारत की याद आ रही है। मालदीव हो या फिर बांग्लादेश, दोनों भारत से गुहार लगा रहे हैं कि भाई प्लीज तेल भेज दो। ये दोनों ही देश ही नहीं बल्कि भारत ने श्रीलंका को भी तेल एक्सपोर्ट किया है। भारत के श्रीलंका के साथ हालांकि बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इन दो देशों की गुहार कैसे समय बदल जाता है ये बताता है। कुछ महीने पहले तक हालात ऐसे थे कि भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे रिश्ते रसातल तक पहुंच गए थे। कुछ देशों में इंडिया आउट और बॉयकॉट इंडिया जैसे कैंपेन तक चलाए जा रहे थे। लेकिन ईरान युद्ध की वजह से सामने आए ऊर्जा संकट के बीच अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। इससे दक्षिण एशिया में शांत लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका जैसे भारत के पड़ोसी देश तेल और गैस की सप्लाई के लिए भारत की ओर रुख कर रहे हैं। तेल की कमी सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने लगी है। भारत ने हालांकि पुरानी कड़वाहट को दरकिनार कर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूत किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कड़वी सच्चाई जान लेनी जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 90% कच्चे तेल की सप्लाई एशियाई देशों को होती है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका जैसे ऊर्जा आयातक देशों की कमजोरियां उजागर हुई हैं। हालांकि ईरान ने भारत जैसे मित्र देश के लिए तेल और एलपीजी टैंकरों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है, जो बड़ी राहत है। लेकिन इस संकट के बावजूद भारत पहले ही बांग्लादेश और श्रीलंका को भारी मात्रा में ईंधन भेज चुका है और मालदीव के अनुरोध पर विचार कर रहा है। भारत ने भूटान और नेपाल को भी बिना रुकावट सप्लाई जारी रखी है। ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज बंद, तेल के टैंकर नहीं पहुंच पा रहे, कई देशों में भारी किल्लत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव परेशान। भारत ने तेल सप्लाई कर संकट से बचाया, नेपाल और भूटान को भी दिया तेल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले हफ्ते अपनी साप्ताहिक ब्रीफिंग में बताया कि इन 3 देशों ने भारत से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि घरेलू उपलब्धता और उत्पादन का आकलन करने के बाद फैसला लिया जाएगा। फिलहाल भारत के पास लगभग 2 महीने का ईंधन भंडार है, जिससे घबराहट की स्थिति नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का व्यापक संदेश साफ है कि संकट के समय दक्षिण एशिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत अपरिहार्य बना हुआ है। चलिए आपको बताते हैं भारत ने कितना तेल किसको भेजा। 10 मार्च को 5000 टन तेल बांग्लादेश को भेजा। अगले हफ्ते तक 17000 टन और भेजा जाएगा। मालदीव को एटीएफ भेजेगा भारत। श्रीलंका को भेज चुका है 38000 मीट्रिक टन तेल। संकट के बीच भारत ने आगे आकर इन देशों की मदद की है और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का उदाहरण पेश किया है। ईरान संकट के बीच जहां भारत अपनी जरूरतें भी पूरी कर रहा है, तो वहीं पड़ोसियों के घर में लगी आग को भी बुझा रहा है। तो कुछ समय पहले तक इसमें से कुछ देश ऐसे थे जो भारत को आंखें दिखा रहे थे और अब भारत से गुहार लगा रहे हैं। देखिए, समय बदला है और पूरे विश्व के अलग अलग देश इससे प्रभावित हुए हैं। भारत पर भी इसका इम्पैक्ट है, लेकिन चूंकि भारत बड़ा देश है, भारत ने अपनी तैयारियां जो है पहले से ही मजबूत की हुई थी, लेकिन इन देशों ने नहीं की। और अब जब इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है तो ये भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी भी इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शिवानी, पहले भारत को अपने देश से पीछे हटाएंगे इस तरह के नारे लगाए गए, है ना, गो बैक इंडिया काइंड ऑफ, और अब भारत से रिक्वेस्ट की जा रही है। पहले तो ये बताएं कि कौन कौन देश किस किस तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी इन रिक्वेस्ट पर भारत सरकार का रिएक्शन क्या है अभी। देखिए राजीव, आपको बता दूं, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि डीजल सप्लाईज हो रही हैं और मदद की जा रही है भारत की तरफ से, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो,
तो ये भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पहले से चल रही जो कुछ योजनाएं हैं उनके तहत किया जा रहा है। लेकिन इनको दो तरह से समझा जाना चाहिए, चाहे कोविड हो जब पूरी दुनिया को भारत ने वैक्सीन भेजे, नेबर्स को बहुत सारे सप्लाईज भेजे, दवाइयां, किट्स भेजे, और अब जब वेस्ट एशिया क्राइसिस हो रहा है और भारत लगातार अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी मदद कर रहा है, इस बात के बावजूद कि वहां पर लगातार एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट करने वाले लोग थे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा बांग्लादेश में भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन फिर भी भारत लगातार इन पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है। श्रीलंका को 5,000 मीट्रिक टन डीजल दिया गया था और अभी और भी दिया जाना है। एक पाइपलाइन व्यवस्था है नॉर्थ ईस्ट में जिसके जरिए ये सप्लाईज किए जाते हैं। वैसे ही मालदीव्स और श्रीलंका को भी ये मदद की जा रही है। तो जाहिर तौर पर इससे दो बड़े संदेश यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला कि भारत अभी जो क्राइसिस है उसके बावजूद उसके जो रिजर्व्स हैं वो इतने हैं कि वो अपनी जरूरतों के, डीजल की हम बात कर रहे हैं, कि अगर अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ वो नेबर्स के साथ जिस तरह की पहले योजनाएं और पॉलिसीज हैं और जो उनके कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कर पा रहा है। तो जो देश के लोग हैं उनको इस लिहाज से डीजल की उपलब्धता के बारे में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा कि सरकार का जोर भी है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो पर्याप्त हैं और हम ऑल्टरनेट रूट्स पर बातचीत भी कर रहे हैं और कुछ जगह से सप्लाईज भी आ रहे हैं। ये बाकी ईंधन की भी बात है, चाहे वो पेट्रोलियम हो या फिर वो गैस हो। हमने देखा किस तरह से टैंकर्स की आवाजाही भी अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। इंडियन नेवी भी एस्कॉर्ट कर रहा है। दूसरी बात कि भारत लॉन्ग टर्म की डिप्लोमेसी पर ज्यादा ध्यान देता है। जो शॉर्ट टर्म प्रोटेस्ट हुए भारत के खिलाफ, कुछ रफ पैचेस आए, चाहे वो मालदीव्स में हो, बांग्लादेश में हो, उसको दरकिनार करते हुए वो लॉन्ग टर्म नेबरहुड पॉलिसी पर ज्यादा भरोसा रखता है और वो विश्वास रखता है कि अगर हमारे पड़ोसियों से हमारे संबंध बेहतर होंगे तो समग्र विकास हो सकेगा, अपना भी, बॉर्डर के इलाकों का भी, और एक अच्छा ग्लोबल साउथ की जो वॉइस भारत को कहा जाता है वो एक अच्छा संदेश पूरे दुनिया में जाता है। तो राजीव, इसी के तहत हम देख रहे हैं कि तमाम देशों की मदद भारत कर रहा है ससेल्फ सफिशिएंसी बरकरार रखते हुए। ये मदद कहें या फिर इस समय, ऐसे समय में व्यापार भी, क्योंकि जब क्या हम मतलब आर वी चार्जिंग फॉर दैट? क्या हम उस तेल का जो हम उनको दे रहे हैं एक मदद के तौर पर दे रहे हैं या फिर इसके लिए चार्ज वार्ज भी लिया जा रहा है? देखिए, ये मदद के तौर पर होता है और ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं दोनों देशों के आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। कई परियोजनाएं ऐसी होती हैं जो कि डिप्लोमेटिकली हमको ईल्ड करती हैं लॉन्ग टर्म में। बहुत सारा व्यापार हम करते हैं इन देशों के साथ में, लेकिन साथ साथ कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम मदद के तौर पर इनको देते हैं और वो हमारे देश के लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि अगर जो पड़ोसी देश है उसमें किसी तरह का केओस होगा तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हमारे देश पर आएगा। तो इसे एक बॉर्डर की सुरक्षा, संबंधों की सुरक्षा और लॉन्ग टर्म में कैसे विकास हो सकता है इन देशों के साथ मिलकर, उस लिहाज से देखा जाता है। राजीव, अभी हम जो ये मदद कर रहे हैं शिवानी, हमारी अपनी खुद की पोजीशन, क्या इस समय हमें अपने रिजर्व्स को और मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि एक अभी भी एक बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात क्या है सब जानते ही हैं। तो ऐसे में देश के लोगों पर बोझ ना पड़े, मतलब हमारे यहाँ पे भी तो जो डीजल है उसके प्राइसेस बढ़ाने पड़े हैं कमर्शियल, तो और कमर्शियल पेट्रोल भी, जो प्रीमियम पेट्रोल है उसके भी। तो क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं मदद करने से पहले अपने देश के लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता है और उसके साथ साथ फिर हमारे जो नेबर्स हैं उनकी मदद की जाती है। जहां तक रिजर्व्स की बात है, बार बार सरकार ये संदेश देना चाह रही है कि किसी भी तरह की आप गफलत, पैनिक या र्यूमर मॉन्गरिंग में मत पड़िए। आपने देखा होगा कि इनफॉर्मल मिनिस्ट्रियल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 2 बैठकें कर चुके हैं। प्रधानमंत्री लगातार सीसीएस की बैठकों में वेस्ट एशिया क्राइसिस और उसका जो प्रभाव है वो कम से कम देश पर पड़े, उसको लेकर सभी मिनिस्ट्रीज के साथ बैठक कर रहे हैं। तो इस तरह का की जो खबरें आ रही हैं कि हमारे रिजर्व्स पर असर पड़ रहा है और फिर हम मदद करें, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है। भारत के जो नागरिक हैं उनकी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर सरकार तत्पर है और इसीलिए हम देखते हैं कि हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से हमारी तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। ये अच्छी बात है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। थैंक यू सो मच शिवानी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि
दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी भारत कमर्शियल समझौतों के तहत बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को ईंधन की सप्लाई कर रहा है। वहीं मालदीव ने भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आधार पर पेट्रोलियम उत्पाद मांगे हैं। भारत अपनी जरूरत और उपलब्धता देखकर इस पर विचार कर रहा है। On Bangladesh, as you would have seen, we continue to supply energy requirements to them since 2007 as per the commercial engagement that we have with them. We've also recently supplied fuel to Sri Lanka, 38,000 metric tons of petroleum products based on their request. Also, we have ongoing engagement with Nepal and Bhutan, which continue. So, as also we have some request for supply, not request exactly, but the government of Maldives has also reached out to us for supply of petroleum products, both on short-term and long-term basis. These requests are, the Maldives request, it's being examined, keeping in mind our own availability, own needs. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने एक बार फिर से दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत को सामने ला दिया। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ जंग की नहीं बल्कि उस डर की है जिसने खाड़ी देशों को अपने दशकों पुरानी रणनीतियों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। सवाल यह है कि अगर हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा लंबे समय तक बना रहा तो क्या दुनिया की ऊर्जा सप्लाई इसी तरह जोखिम में रहेगी? यही वजह है कि अब पुराने पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को फिर से जिंदा करने की बात हो रही है। सऊदी अरब की 1200 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान बनाई गई ये पाइपलाइन आज भी एक लाइफलाइन बनी हुई है। ये रोजाना लगभग 70 लाख बैरल तेल को रेड सी के यनबु पोर्ट तक पहुंचाती है और वो भी बिना हॉर्मुज से गुजरे हुए। So to those countries that can't get fuel, many of which refused to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. ईरान पर हमला करके ट्रंप ने पहले दुनिया में ऊर्जा का संकट पैदा कर दिया। अब वो कह रहे हैं तेल नहीं है तो हमसे ले लो, दम है तो हॉर्मुज से ले आओ। I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the Strait and just take it. Protect it. डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया उनकी लड़ाई को अपना बनाए, जिससे ईरान उन्हें छोड़कर बाकी देशों से लड़े और वो किसी तरह जंग छोड़कर निकल जाए। लेकिन दुनिया ट्रंप के झांसे में आने को तैयार नहीं है। खाड़ी देश भी नहीं जो अमेरिका पर भरोसा करके फंस गए। एक तरफ ईरान को दुश्मन बना लिया जो सऊदी, यूएई, बहरीन, कुवैत में मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जंग के खर्चे के बदले में डॉलर की मांग करने लगा है। भविष्य में इस ब्लैकमेलिंग से निपटने के लिए खाड़ी देशों ने एक गेम चेंजर आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि खाड़ी देश अपने तेल पाइपलाइन नेटवर्क को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाईपास करने पर सोचने लगे। इनका मकसद तेल निर्यात के लिए फारस की खाड़ी के इस अहम जलमार्ग पर अपनी निर्भरता को कम करना और फिर खत्म करना है। तेल के जिस नए रास्ते पर विचार किया जा रहा है उनमें एक ऐसा व्यापार मार्ग भी शामिल है जो हाइफा बंदरगाह के रास्ते अरब प्रायद्वीप को भूमध्य सागर से जोड़ेगा। ईरान के कब्जे वाले हॉर्मुज को बाईपास करने का यह तरीका इजराइल के पीएम नेतन्याहू पहले ही खाड़ी देशों के सामने रख चुके हैं। ईरान पर हमले के बाद खाड़ी देशों में सिर्फ सऊदी अरब तेल की सप्लाई बाहर कर पा रहा है। इसकी वजह उसकी ईस्ट और वेस्ट पाइपलाइन है जो सऊदी अरब के तेल क्षेत्रों को लाल सागर में बने यानबू बंदरगाह से जोड़ती है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरा समुद्री मार्ग है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अधिकारियों ने कहा है कि जिन नई परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है उनमें न सिर्फ एक नई पाइपलाइन या मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार शामिल है बल्कि पाइपलाइनों, ट्रेनों और सड़कों का एक नया नेटवर्क तैयार करना भी शामिल है, जिससे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता खत्म कर सकेंगे। इस पाइपलाइन का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से होते हुए जॉर्डन से गुजरते हुए इजराइल पहुंचेगा, जहां से भूमध्य सागर से अफ्रीका का चक्कर लगाकर तेल की सप्लाई हो सकेगी। ईरान अरब देशों के इस प्लान को खराब न कर पाए, इसके लिए खाड़ी देश चाहते हैं कि अमेरिका ईरान नाम की चुनौती ही खत्म कर दे।
During this period of time, no deal is made. We have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों की योजना पाइपलाइन, ट्रेनों और सड़कों का एक नया नेटवर्क तैयार करना है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर इस तेल पाइपलाइन का काम तेज हुआ तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपनी अहमियत खो देगा। हालांकि ये दूर की कौड़ी है। वर्तमान में हॉर्मुज का खुलना बहुत जरूरी है, जिसने भारत जैसे दुनिया के तमाम देशों को बुरी तरह प्रभावित किया है। खबर का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे मिलने फिर आऊंगी बहुत सारी जरूरी खबर के साथ। तब तक कुशल रहिए। जय भारत।